यूपी विधानसभा में लफ्ज हाद बिल पास कोई भी कर सकेगा, शिकायत उम्र कैद तक की होगी सजा। लफ्ज हाद के सभी अपराध गैर जमानत। सदन में योगी सरकार ने पेश किया यूपी का अनुपूरक बजट। 12,909 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सरकार बोले बजट से विकास कार्य में आएगी तेजी। यूपी विधानसभा में दूसरे दिन खूब चले जुबानी तीर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष से कहा, आपने चर्चा को गचा। अमरोहा में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। फर्जी मुकदमों में अरविंद केजरीवाल को फंसाने का आरोप। बुलंदशहर में मिनी बैंक संचालक का फर्जीवाड़ा। 1,34,00,000 के गबन का आरोप। कंपनी के जोनल मैनेजर की तहरीर पर मुकदमा। वाराणसी में गंगा उफनाई, 30 घाट डूबे। शिव मंदिर जलमग्न, आरती की जगह बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लफ्ज हाद से जुड़ा हुआ बिल पास हो गया और इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों को सजा बढ़ाकर अब दोगुनी कर दी गई है। लफ्ज हाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश कर दिया। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लफ्ज हाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिक्षेप विधेयक 2021 पारित किया और विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में ये प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। वो पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची। तो लफ्ज हाद नए बिल में जो प्रावधान रखे गए हैं, नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद की सजा होगी और अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़िता माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। तो फिलहाल इसके तहत सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। बढ़ते आगे, अगली खबर बुलंदशहर से है। मिनी बैंक संचालक का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैंक संचालक ने 1,34,00,000 का गबन किया है। ऑक्सीजन सर्विस इंटर प्राइवेट लिमिटेड की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया है। कंपनी के जोनल मैनेजर की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। धोखाधड़ी करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्रामीणों ने पूर्व में भी तहसील में घेराव किया था और दर्जनों ग्रामीणों ने संचालक पर आरोप लगाए थे। तो सियाना क्षेत्र के गांव किसौला एसबीआई का ये मिनी बैंक है। तो दर्जनों ग्रामीणों ने संचालक पर आरोप लगाए थे। सियाना क्षेत्र के गांव किसौला एसबीआई का ये पूरा मसला। बुलंदशहर से अहम खबर, मिनी बैंक संचालक का फर्जीवाड़ा सामने आया और कई गंभीर आरोप बैंक संचालक के खिलाफ। तो 1,34 करोड़ का गबन का आरोप लगा है। कंपनी के जोनल मैनेजर की तहरीर पर हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बढ़ते आगे, मुरादाबाद से खबर, नशे का कारोबार करने वाले गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां भी बरामद की गई हैं। शहनवाज और लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार किया गया। फरार चल रहे थे ये आरोपी। शाहरुख की तलाश में जुटी पुलिस। तो कटघर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया।
आगरा से खबर सामने आ रही है। रेस्टोरेंट के बाहर युवक को गोली मारी गई। गोली मारने का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तो पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। रेस्टोरेंट से खाने के बाद यह शख्स बाहर निकला था। ग्वालियर के रहने वाले थे। दोनों युवक गाड़ी में बैठे। युवक को घात लगाकर गोली मारी गई। तो थाना मालपुरा क्षेत्र में बीती रात का यह मामला बताया जा रहा है। तो इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। झांसी से खबर। रक्षा पुलिस ने पकड़ी 219 किलो गांजा। 50 लाख रुपए कीमत इसकी आंकी जा रही है। 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों से बरामद किया गया। गांजा उड़ीसा से पंजाब ले जाया जा रहा था और इसी बीच इन आरोपियों की भी गिरफ्तारी। निरीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष रक्षा की पुलिस टीम के द्वारा 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 219 किलो गांजा जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है, ये बरामद किया गया है। उसी धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। ये गांजा उड़ीसा से पंजाब लेकर के जा रहे थे। अशोक लेलैंड गाड़ी में था, लेकर के जा रहे थे और अखरोट के छिलके के बीच में इन्होंने ये गांजा को जो पैकेट्स हैं इनको छिपाया हुआ था। ये मैंने बताया ना, उड़ीसा से लेकर के पंजाब जा रहे थे। बढ़ते आगे फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। रामगंगा नहर कटने से बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। नहर कटान से सैकड़ों बीघा फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। 3 दिन पहले भी नहर काटी गई थी जो खांदी है। आज अचानक से फिर कट गई नहर की खांदी और धान की फसल और धान की नर्सरी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। जिला प्रशासन रामगंगा नहर बांधने में जुटा हुआ है और सैनगंज थाना क्षेत्र के डोलेपुर गांव का ये मामला सामने आ रहा है। सीतापुर से खबर। पुलिस अभियान में 19 वारंटिया गिरफ्तार हुए हैं। संदना थाना क्षेत्र से 7 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। थाना रामपुरा मथुरा पुलिस द्वारा 4 जो वारंटी थे वो गिरफ्तार किए गए हैं। थाना रेउसा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई 2 आरोपियों की। सदरपुर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो कि वांछित थे। थाना रामपुरा कला द्वारा 2 वांछित गिरफ्तार किए गए। थाना लहरपुरा द्वारा 1 वांछित को गिरफ्तार किया गया। सिधौली से भी 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
बढ़ते आगे खबर कानपुर से है। शहर के चौमुखिया विकास और विकास योजनाओं को गति देने के लिए विकास भवन में सीडीओ का कार्यभार 2019 बैच के आईएएस अफसर दीक्षा जैन को सौंपा गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद वीडियो दीक्षा जैन ने अधिकारियों संग बैठक की और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने बताया कि आईजीआरएस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है और साथ ही वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। कानपुर शहर में वीडियो दीक्षा जैन का काफ़ी पहले से सामने आ रहा है और उनके पिताजी कानपुर शहर पर प्रतिष्ठित पद पर कार्य कर चुके हैं और साथ ही वीडियो ये दीक्षा जैन ने भी कानपुर के विद्यालय में शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। कानपुर शहर का विकास और विकास योजनाओं का प्रवाह करने के लिए 2019 बैच की आईएएस अफसर दीक्षा जैन को सीडीओ का कार्यभार दिया गया है। सीडीओ दीक्षा जैन से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मैम ने निरीक्षण भी कर लिया है और यहाँ पर सभी अधिकारियों से मुलाकात भी कर ली है। मैम, क्या प्राथमिकताएं होने वाली हैं आपकी सीडीओ पद पर आने के बाद? मेरी प्राथमिकता वही होंगी जो शासन की प्राथमिकता है और जिसमें कि बहुत सारी चीजें, जितने भी हमारे विकास के वर्टिकल्स हैं, और लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगी कि जो जन सुनवाई और जन शिकायतों का निस्तारण है उस पे मुख्य जोर रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो भी इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में पता चले। उसी के साथ जल संरक्षण, साफ सफाई, गौशालाओं का अच्छा रखरखाव और एजुकेशन, ये सारी प्राथमिकताएं रहेंगी जो शासन की प्राथमिकता में भी है। मैम, वृद्धा पेंशन हो गई, योजना हो गई, उसके अलावा कन्या सुमंगला योजना हो गई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो गई, ये काफी सुर्खियों में रहती हैं और बड़ी योजनाएं हैं। इन पर किस तरीके से आप काम करेंगी? इनकी जैसे एक प्रारंभिक मीटिंग तो हुई थी, तो जो भी पेंडेंसीज हैं विभिन्न स्तरों पर, उनको हम लोग सभी पेंशन योजनाओं की अभी अभियान चला के क्लियर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ मिल सके। साथ ही में अभी सामूहिक विवाह की जो डेट्स हैं वो अक्टूबर नवंबर से आई थिंक स्टार्ट हो रही है, जो अगला कैलेंडर आ रहा है, और उसकी तैयारियां शासनादेश और नियमों के अनुरूप उसको करवाया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा कन्या सुमंगला में लोग आवेदन करें और आवेदन की जांच होके उनका प्रॉपर निस्तारण करने का पूरे निर्देश ऑलरेडी दे दिए गए हैं और उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। मैम, महिला सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। 25 साल बाद सीडीओ पद पर एक महिला आई हैं, तो इसको किस नजरिए से देखती हैं और महिला होने के नाते आप क्या कुछ विशेष करेंगी? इसको आई वुड से कि मतलब ये बहरहाल एक कोइंसिडेंस भी है, और मैं ये कहूंगी कि अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है सरकार की, या नॉर्मली भी जिसे हम कहते हैं कि हर एक स्कीम में महिलाओं के लिए कोई ना कोई विशेष चीज जरूर होती है, और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं को मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में विधवाओं के लिए जो आवास आते हैं, तो इन स्कीमों पे भी अच्छा फोकस रहेगा। तो ये थी हमारे साथ सीडीओ दीक्षा जैन, जिनका कहना है कि सरकार की जो भी मंशा है, सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उनको तेजी से बढ़ाना और हर व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचाना। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। यूपी सरकार के आदेश के बाद बिना स्वीकृति के बने बेसमेंट के इस्तेमाल पर अब एक्शन लिया जाएगा। आदेश के मुताबिक बेसमेंट के निरीक्षण के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण ने टीमें गठित की। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कार्रवाई के लिए 4 टीमों का गठन किया गया। अधिकारियों द्वारा पूरे क्षेत्र में जांच के लिए टीमों को लगा दिया गया है। प्रदेश द्वारा एडवाइजरी जारी कर बेसमेंट में कोई भी अप्रिय घटना होने पर अफसरों की जिम्मेदारी होगी और सरकार ने अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई रोकने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश के मुताबिक स्वीकृति या मानचित्र के अनुसार बेसमेंट का प्रयोग किया जा सकेगा और 4 टीमों का गठन किया गया है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कानपुर कोचिंग मंडी काकादेव में के न्यूज की टीम पहुंची और बेसमेंट में संचालित हो रही कोचिंग का जायजा लिया। जल भराव के कारण दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में जल भराव हो गया और इसके बाद कई छात्रों की मौत भी हो गई।
हालांकि इस घटना के बाद यूपी प्रशासन और कानपुर प्रशासन एक्टिव हो चुका है, लेकिन हम उससे पहले आपको कानपुर की कोचिंग मंडी काकादेव की जो कोचिंगे हैं उनके जो बेसमेंट है वहां पर लेके चलते हैं कि जो निर्देश आए हैं शासन के कि इन कोचिंगों में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जाए। टीमें उतारी गई हैं कि इन कोचिंगों में जाए और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जाए। तो इस वक्त काकादेव की एक कोचिंग में हम पहुंच चुके हैं, बेसमेंट में हम चल रहे हैं, वहां पर क्लासेस भी चल रही हैं। बाकायदे इसके अंदर आपको लेके चलते हैं और यहाँ पर दिखा दें कि क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं। कोचिंग देखिए ये अंदर जो है चल रही है, लगभग 150 से 200 स्टूडेंट हैं जो अंदर जो क्लासेस ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। और यहाँ पर उपकरण की अगर बातचीत करी जाए तो यहाँ पर आग से निपटने के लिए जो फायर के उपकरण होते हैं वो लगे हुए हैं। बाकायदे यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आग की और हवा से निपटने के लिए काफी उपकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छात्र भी बहुत आराम से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और ले चलते हैं बेसमेंट में जो और अन्य कमरे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये साइड में जो है बेसमेंट के नीचे यहाँ पर भी उपकरण लगा हुआ है फायर से निपटने के लिए। फायर का यहाँ पर उपकरण लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कोचिंग में काफी उपकरण जो है वो लगाए गए हैं। पानी की अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर अगर जलभराव होता है, हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई भी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन अगर यहाँ पर जलभराव होता है तो कोचिंग में ये पाइप जो है आप देख सकते हैं ये पाइप लगा हुआ है। और पाइप के हिसाब से यहाँ पर मोटर लगाकर जो पानी यहाँ पर भर जाता है उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। कोचिंग के जो संचालक है उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जिस तरीके से दिल्ली में कांड हुआ और उसके बाद अब यूपी प्रशासन हो, कानपुर प्रशासन हो, सारे एक्टिव हो चुके हैं, तो क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी कोचिंग में? देखिए, दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली में ये हमेशा जैसे थोड़ी सी भी बरसात होती है तो वहाँ आपने हमेशा देखा होगा थोड़ी सी बरसात में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। लेकिन कानपुर में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। कानपुर में अगर बरसात होती भी है तो यहाँ नगर निगम वाले भी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ कभी भी भविष्य में हो भी जाता है, हम लोगों ने पंप लगवा रखा है। पानी भरा नहीं कि अगर पंप चालू कर दिए, ठीक है। अगर कोई और उपकरण की बात करें तो हमने फायर देखा, आपने पूरा देखा है कि फायर लगा हुआ है। बड़ा सा एंट्रेंस दे रखा है। एंट्रेंस में आप देखिए कि एक अलग से डोर और दे रखा है, अगर उसको बाद में अगर दिक्कत आए तो उसको भी खोल देंगे। चौड़ा स्टेयर्स है बाहर, तो मतलब बच्चों के लिए। और ना हमने वो लगवाया, बायोमेट्रिक सिस्टम करवाया है। तो इस प्रकार का कोई भी हमने वैसा नहीं लगा। लिफ्ट भी लगी हुई है। तो इस प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत आई तो सब चीज़ों से कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से खबर। मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बड़ोनी के मार्गदर्शन में यात्रियों को उच्च दर्जे की सेवा देने के लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल द्वारा निरंतर सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में उप मुख्य यातायात प्रबंधक के निर्देशक सहायक वाणिज्य प्रबंधक कानपुर संतोष त्रिपाठी के निर्देशन में वाणिज्य टीम के साथ ही लगातार निरीक्षण किया गया और लगातार शिकायतें आ रही थी। गाड़ियों में अवैध वेंडर, अस्वीकृत पानी की बोतल्स और यात्रियों को बेची जा रही थी। तत्परता से जांच करते हुए महानंदा एक्सप्रेस में पाए गए कि जो अस्वीकृत 240 पानी की बोतलें थी उन्हें सीज किया गया है। महानंदा ट्रेन पर रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 240 बोतलें पकड़ी थी। हमारे साथ मौजूद हैं सीटीएम रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल। सर, किस तरीके से कार्रवाई की गई, किस तरीके से अभियान? ये ड्राइव हम लोगों ने इलीगल वेंडर्स और कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट को सही करने के लिए चलाई हुई है 28 तारीख से। इसी के तहत ये चेक किया गया है और पाया गया कि जो अनअप्रूव्ड ब्रांड की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं उसको महानंदा एक्सप्रेस से पकड़ा है लोगों ने। साथ ही हम लोगों ने इलीगल वेंडर्स भी काफ़ी सारे पकड़े हुए हैं। 2 दिनों में करीब 10 के आसपास पकड़े हैं और आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। और इस तरह के जो भी कृत्य होंगे इसके खिलाफ हम लोग सख्ती से निपटेंगे। सर, ये सभी ट्रेनों में चल रहा है कि मतलब कुछ खास ट्रेनों में जिसमें शिकायतें मिलती हैं? नहीं, शिकायतें ऐसे नहीं मिलती। हम लोग सभी ट्रेनों करीब करीब चेक करते हैं और कहीं भी पाया जा सकता है। ऐसा कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं है किस ट्रेन में है, कहीं भी हो सकता है। और जब भी जहाँ भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे साथ मौजूद थे कानपुर सेंट्रल सीटीएम आशुतोष सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ें पाई जाती तो उस पर अवैध वेंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से के न्यूज़ से शुभम मिश्रा की। अगली खबर कानपुर से। कानपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान हादी बेगम वक्फ के पूर्व मुतवल्ली कली अब्बास ने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड की एक संपत्ति है। हादी बेगम वक्फ बोर्ड के नाम से है। इस संपत्ति में अनवर हसन नकवी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और जिनको शिया वक्फ बोर्ड ने 2 वर्ष पहले ही
मुतवल्ली बनाया था और तब से अभी तक कोई नेक कार्य ना करके अवैध निर्माण कराना, अवैध कार्यों को कराना शुरू कर दिया गया। सहयोगी राशि का घोटाला करने का कार्य किया गया है। इसमें अनवर हसन नकवी के साथ साथ उनके भाई और लोग भी शामिल हैं। इस वक्फ बोर्ड को कई बार हालांकि शिकायतें भी की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हादी बेगम वक्फ के पूर्व मुतवल्लिया कली अब्बास ने यह भी बताया कि ये संपत्ति 1957 से उनके पूर्वजों के नाम थी और इसके बाद वक्फ बोर्ड द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये हमारा स्टॉक का जो हमारा वक्फ है वो हादी बेगम, उसी संबंधित हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। अनवर हसन नकवी द्वारा जो भी किए गए जो उनके कार्य हैं उसको हम लोग ने आज उजागर करना है। 2 साल में उन्होंने लाखों रुपया गबन किया है, सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, मकान की सेल आउट हो रही है, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और सारा पैसा रसीदें जो है रसीदें किसी को नहीं दे रहे, सारा पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं, वो भी अपने पर्सनल अकाउंट में रख रहे हैं। खैर पैसा अलग सी चीज़ है। दूसरी चीज़, इमाम बारगाह में आज से 2 साल हो गए हैं, इमाम बारगाह में लाइट नहीं है, मीटर नहीं लगा है, अंधेरा रहता है, अंधेरे में मजलिसें हो रही हैं, औरतों को दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में। इसकी सारी सूचना हम लोग सारे लेके एप्लीकेशन लेके माननीय अपने अध्यक्ष जी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब के पास गए थे, उनको हर चीज़ से अवगत कराया। उन्हीं ने बताया कि उन्हीं ने आश्वासन दिया हमको कि हम कार्रवाई करेंगे और अच्छे से कार्रवाई करेंगे। हादी बेगम के नाम से कर्नलगंज में मौजूद है, स्थित है। वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन मुतवल्ली के द्वारा डोनेशन के रूप में जो पैसा लिया जा रहा है वो किसी भी तरह से ऑडिट में नहीं दिखाया जा रहा है और खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। खुद ऑडिट रिपोर्ट को झूठा पेश करके वो दिखा रहे हैं वक्फ बोर्ड में और इलीगल कंस्ट्रक्शन बाकायदा रोज़ हो रहे हैं जिसकी वक्फ बोर्ड से कोई भी परमिशन नहीं ले रहे हैं। मजलिस मातम में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो औरतों की मजलिस मातम रात में 11-12 बजे होता था वो शाम को 6 बजे 7-8 औरतों में करवा देते हैं, जिससे उनको तबर्रुक ना तकसीम करना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।